हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर डील कर रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमने बार बार डिस्कस किया है दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बेसिकली सॉल्यूट के पार्टिकल्स को चेंज करने से जो प्रॉपर्टी चेंज होता है दैट प्रॉपर्टी इज बेसिकली टर्म्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और अभी तक आपको अब याद हो गया होगा, ठीक है ना। ये डेफिनेशन पूछता भी व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ पार्टिकल्स इज बेसिकली टर्म्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इसमें हम लोगों ने दो टॉपिक डील किया है। एक टॉपिक आपका RLVP था, दूसरा आपका डिप्रेशन इंफ्रिजिंग पॉइंट था। आज कोशिश करेंगे दो टॉपिक डील हो जाए। ओके ना, आज का जो टॉपिक होगा हमारा दैट इज डिप्रेशन इंफ्रिजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम डिप्रेशन इंफ्रिजिंग पॉइंट को समझते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले आपके पास डिप्रेशन इंफ्रिजिंग पॉइंट। ओके, देखो डिप्रेशन इंफ्रिजिंग पॉइंट। बिफोर डिप्रेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। ओके ना, और फ्रीजिंग पॉइंट का जो एप्लीकेशन होता है वो क्या है हमारे लाइफ में। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वो चीज़ समझते हैं। तो देखो यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम लोगों ने सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है दैट इज द रिलेटेड टू द वेपर प्रेशर्स। हमने बॉइलिंग पॉइंट को भी वेपर प्रेशर के टर्म्स में डिफाइन किया था। यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट को भी वेपर प्रेशर के टर्म में ही डिफाइन करेंगे। अब देखो जो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग लिखते हैं क्या, वी कैन टॉक अबाउट द डेफिनेशंस। द टेम्परेचर at which the vapor pressure exerted by, so the temperature at which the vapor pressure exerted by the component in its liquid state is equal to the vapor pressure exerted by its on solid state। मतलब ऐसे समझो, देखो कि एक पार्टिकुलर और एक सर्टेन टेम्परेचर होता है हर कंपोनेंट के लिए। नेचर में जितने भी कंपोनेंट हैं हर कंपोनेंट के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है कि एक ऐसे पार्टिकुलर टेम्परेचर पर उसके लिक्विड स्टेट और उसके सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जिस टेम्परेचर पर वो इक्वल होगा वही टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। क्या हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। अच्छा, इसको हम ग्राफ से समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज समझ लेते हैं। तो दैट मीन देखो मैंने बोला क्या, व्हेन वी टॉक अबाउट द वेपर प्रेशर, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। सो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से लैटेंट हीट बढ़ेगा, तो लैटेंट हीट इवेपोरेशन उसको मिलेगा। अगर लैटेंट हीट इवेपोरेशन मिलता रहेगा तो सॉल्यूशन का कोई भी कंपोनेंट है वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर दैट वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, एंड वी कैन से दैट द टेम्परेचर डिक्रीजेस देन वेपर प्रेशर डिक्रीज। ये दोनों कंडीशंस है ना। अब मैंने क्या बोला, देखो आपको कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है तो टेम्परेचर की इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, कितने स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, दो स्टेट की बात कर रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट टू डिफरेंट स्टेट तो आपको एक कंडीशन समझना है। देखो क्या लिक्विड और सॉलिड की कंडीशंस में इंटरेक्शन फोर्स सेम रहेगा, नहीं रहेगा। आपको पता है, अच्छे से पता है, इन द लिक्विड स्टेट इंटरेक्शन फोर्स इज वीकर एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट।
अगर इंट्रैक्शन फोर्स लिक्विड में वीकर है, सॉलिड में स्ट्रांग है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर का डिक्रीज किया जाए तो जिस रेट से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगा उस रेट से सॉलिड का वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? फिर से सुनो, मैंने क्या बोला यहाँ पर कि द इंट्रैक्शन फोर्स, वी कैन राइट हियर इंट्रैक्शन फोर्स इन सॉलिड इज ग्रेटर देन इट्स लिक्विड स्टेट। आप सिंपल से देखो ना, अगर बात करते हैं आइस का और बात करते हैं वाटर का, तो आइस में इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होता है, जबकि वाटर का इंट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है। तो यहाँ पर स्ट्रांग इंट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पर वीक इंट्रैक्शन फोर्स है। उसके बाद की बात करते हैं यहाँ पर देखो, तो मैंने क्या बोला, अगर इसका इंट्रैक्शन फोर्स हाई है, इसका इंट्रैक्शन फोर्स लो है, तो जिस रेट से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा उस रेट से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा। समझ में आ रहा ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद हम इसको ग्राफ से समझते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफ से समझते हैं। एक बार देख लेता हूँ मैं, सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं, सारा चीज़ आ रहा है यानी? ओके, लगभग आ ही रहा है। नाउ फाइन, ओके। नाउ यानी कि इस कंडीशंस में हम लोग कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट है और इंट्रैक्शन फोर्स डिपेंडेंट है। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एक फैक्टर जो आप याद रखेंगे। दूसरा, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंट्रैक्शन फोर्स। इंट्रैक्शन फोर्स मतलब इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग, वेपर प्रेशर लेस, इंट्रैक्शन फोर्स लेस, वेपर प्रेशर मोर। तो ये दोनों कंपोनेंट आपको समझना है, ठीक है? ओके, और इन्हीं दोनों के कंपैरिजन से हम ग्राफ को समझते हैं, तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब भी समझ में आएगा। तो जैसे मान लेते हैं क्या कि हमारे पास जो पॉइंट समझना था वो समझना है। देखो अभी मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर हमने जो दो सिग्निफिकेंट पॉइंट देखे, दैट वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेक्शन फोर्स। इंटरेक्शन फोर्स मतलब इंटरेक्शन फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टू डिफरेंट स्टेट ऑफ वन कंपोनेंट। अच्छा, आपके पास एक कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड H2O। तो मैंने बोला क्या, H2O का दो स्टेट है, एक स्टेट है लिक्विड का और एक स्टेट है सॉलिड का। ओके, लिक्विड स्टेट में इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, सॉलिड की केस में इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो मैंने बोला क्या, मान लेते हैं दो बर्तन ले लिया हमने, दो कंटेनर है। अच्छा, इन दिस कंटेनर इट इज ऑफ लिक्विड स्टेट। ये कौन सा है स्टेट, लिक्विड स्टेट। ये आपका लिक्विड स्टेट, ठीक है? ओके, ये आपका कैसा स्टेट है, लिक्विड स्टेट। और इतने ही कंपोनेंट का एक सॉलिड फॉर्म लेते हैं, इतने ही कंपोनेंट का हम क्या कर पा रहे हैं, एक सॉलिड फॉर्म्स ले रहे हैं। तो इतने ही कंपोनेंट का हमने वी हैव टेकन अ सॉलिड फॉर्म्स ऑफ दीज टू मच कंपोनेंट। ओके, अब समझो, देखो यहाँ पर ओके, ये आपका क्या है, आइस है, तो इट इज अ काइंड ऑफ सॉलिड फॉर्म। इन दीज टू सिचुएशंस नाउ आई एम गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर। और दोनों कंडीशंस में हम क्या कर पा रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, देखो टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस देन वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डिक्रीज। तो मैंने बोला क्या, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डिक्रीज होगा। तो इसको देखो ग्राफ पे समझो कि ये आपका टेम्परेचर ग्राफ है और ये आपका वेपर प्रेशर ग्राफ है। तो मैंने क्या बोला आपको, पहले मैं सॉलिड कंडीशन समझूंगा फिर लिक्विड स्टेट समझेंगे किसी भी फॉर्मेट में। मैंने क्या बोला, देखो कि सॉलिड का वेपर प्रेशर रैपिडली डिक्रीज होगा। अगर सॉलिड का वेपर प्रेशर रैपिडली डिक्रीज होता है तो मान लो यहाँ पर कोई सॉलिड है, ये वेपर प्रेशर है इसका। अच्छा, ये सॉलिड स्टेट है, यहाँ से हम टेम्परेचर डिक्रीज करें तो टेम्परेचर के डिक्रीज करने से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर। अब उतने ही सॉलिड उसी कंपोनेंट का एक लिक्विड स्टेट लेते हैं, उसी कंपोनेंट का एक लिक्विड स्टेट लेते हैं। देखो जिस रेट से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा उससे ज़्यादा रेट से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर उससे ज़्यादा रेट से वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो हम क्या देखेंगे कि इसके नीचे ये वाला पॉइंट है, मतलब मान लो ना यहाँ पर कोई लिक्विड स्टेट,
लिक्विड, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो। अच्छा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस 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 डिक्रीजेस, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ये लाइन क्रॉस कर रहा है। अच्छा, जब ये देखो, ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड है, तो जिस पॉइंट पर ये कॉमन है, इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर दोनों के फिजिकल स्टेट का वेपर प्रेशर क्रॉस कर रहा है, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ये लिक्विड क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर दे बिकम्स सॉलिड। तो ये आपका क्या बन जाएगा, T0F, बिकॉज इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का। तो जिस पॉइंट पर फ्रीजिंग पॉइंट है वो पार्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। इसलिए ये वाला पॉइंट था जिस पॉइंट पर कोई भी कंपोनेंट क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, नाउ हम समझेंगे क्या डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया कि हम कह सकते हैं कि ये वाला वो पार्टिकुलर टेम्परेचर है एट विच the vapor pressure exerted by the liquid state is equal to the vapor pressure exerted by solid state, and at this particular point their vapor pressure is equal. That's why this liquid will freeze in the form of solid. ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। देखो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सब दिख रहा है ना। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब डिप्रेशन का मतलब समझते हैं। तो देखो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। चलो डिप्रेशन का मतलब समझते हैं। अब देखो, आपको याद होगा वी आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। हम जब भी बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सो इन दिस बाइनरी सॉल्यूशन वी हैव टू कंपोनेंट, दैट इज वन सॉल्यूट प्लस अनदर वन इज सॉल्वेंट। एक आपका सॉल्यूट है, दूसरा क्या आपका सॉल्वेंट। ओके, नाउ सॉल्यूट को याद होगा कि सॉल्यूट को हम ए और ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सॉल्वेंट को बी और बी से। अब याद रखते हैं, मैं यहाँ पर देखो क्या कि जो सॉल्यूट है हमारा वो होना चाहिए कैरेक्टर्स में सॉलिड एंड नॉन वोलेटाइल। और क्या होना चाहिए, सॉलिड एंड नॉन वोलेटाइल। ओके, नाउ एक प्योर फॉर्मेट की बात करते हैं हम लोग कि जैसे हमने बोला क्या कि हमारे पास एक बर्तन है, इन दैट पॉट वी हैव प्योर H2O। इसमें क्या है आपका प्योर H2O, प्योर फॉर्म ऑफ H2O। क्योंकि हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर, देखो ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज सॉलिड होता है एंड ग्लूकोज डिसॉल्व इन H2O। सो नाउ व्हेन वी हीटेड दिस प्योर सॉल्वेंट वी कैन गेट अ वेपर प्रेशर। यहाँ पर वेपर प्रेशर बनता है, सो दैट इज योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, P0 बोलते हैं। अच्छा, नाउ when the glucose is added in this solution, अगर आपने when this glucose is added in this solvent, then it becomes a mixture। और मिक्सचर की कंडीशंस में कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे, H2O ग्लूकोज, H2O ग्लूकोज, H2O। now when we heat this solution then only 3 particles get evaporated, क्योंकि H2O ही सिर्फ इवेपोरेट होगा, ग्लूकोज कैन नॉट इवेपोरेट। अगर H2O इवेपोरेट हो रहा then that pressure is solution। यानी आपको ये चीज़ क्लियर है, आपने पढ़ा था RLBB में भी, आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल if a non-volatile solid solute dissolve in pure solvent then the vapor pressure of solution is decreases। तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज था, यानी कि ज़्यादा था और ये कम है। तो व्हाट वी कैन राइट दैट P0 इज ग्रेटर देन PS। अब इसका सिग्निफिकेंट देखो क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंट देखो क्या होगा। हम लोग समझना है हमें कि डिप्रेशन का क्या मतलब होता है, वो चीज़ समझिए। तो मैंने बोला क्या, ये आपका था टेम्परेचर ग्राफ, हम डिक्रीजिंग ग्राफ शो करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक में भी आपका डिक्रीजिंग ग्राफ ही शो किया हुआ है, इसलिए हम लोग डिक्रीजिंग ग्राफ ही शो करेंगे। ये टेम्परेचर आपका, और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, रेज नहीं कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। अच्छा, दो चीज़ तो आपको समझ में आता है। मैंने बोला क्या, चलो देखते हैं। ये मैंने बोला यहाँ पर प्योर सॉलिड है, ये वाला पॉइंट पर आपका प्योर सॉलिड, ठीक है ना। अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई प्योर सॉलिड है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर, सो द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉलिड रैपिडली डिक्रीजेज। व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉलिड रैपिडली डिक्रीजेज देन वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। नाउ
हमने क्या देखा, आपको बताया भी था मैंने आपको कि जिस रेट से सॉलिड का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है उससे ज़्यादा रेट से क्या होगा, आपका सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था तो मैंने बोला उसी सॉलिड के कंपोनेंट का लिक्विड फॉर्मेट है, तो इसी का लिक्विड फॉर्मेट है जो प्योर कंपोनेंट है। यहाँ पर है वेपर प्रेशर घटा, घटते घटते ये पार्टिकुलर पॉइंट था, यहाँ पर ये मिला। यदि ये इस पार्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहा है देन दैट पार्टिकुलर पॉइंट इज द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आपका T नॉट एफ है, ये क्या आपका T नॉट एफ है, क्लियर है ना। सो दैट इज योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि ये आपका क्या था, ये सॉलिड है किसके फॉर्म में, आइस के फॉर्म में, ये H2O है किसके फॉर्म में, प्योर फॉर्म, प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म। अच्छा प्योर सॉल्वेंट के फॉर्म में है तो क्या होगा, लिक्विड है, ठीक है ना। अच्छा अब इस लिक्विड में आपने क्या ऐड किया, आपने ग्लूकोज ऐड किया। जब आपने इस प्योर सॉल्वेंट में ग्लूकोज ऐड किया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घट रहा, यानी ये था आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ आइस, ये क्या है आपका वेपर प्रेशर ऑफ H2O। अच्छा प्योर कंपोनेंट से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का और घटेगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, और डिक्रीज होगा क्योंकि सॉल्यूशन का डिक्रीज होगा। तो जो आपका ग्राफ होगा सॉल्यूशन के कंडीशंस में वो क्या होगा, इससे भी नीचे होगा, तो मैंने बोला इससे भी नीचे। एंड व्हेन इट इज डिक्रीजेस 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 विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पर ये सॉलिड के लाइन को क्रॉस कर रहा है। अगर ये इस पॉइंट पर, क्योंकि ये देखो इस पॉइंट पर क्या क्या है, इसमें H2 है प्लस क्या है आपका ग्लूकोज है, तो H2 और ग्लूकोज होने के कारण उसका वेपर प्रेशर घटा, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है, तो ये आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और इस सिचुएशंस में जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ये फ्रीज हो रहा है, ये है वो पार्टिकुलर टेम्परेचर, एंड दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज बिफोर द T नॉट एफ, बिफोर द T नॉट एफ, दैट्स व्हाई दिस पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आप खुद बताइए इस टेम्परेचर ग्राफ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का जो पॉइंट है वो डिक्रीजिंग पॉइंट पर, मतलब इसके पहले है, यानी ये कम है और ये क्या है, मोर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स TFS इज लेस देन T नॉट एफ। तो घटा या बढ़ा, घटा ना, सो फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस। कॉन्सेप्ट देखो क्या आ गया यहाँ पर, फ्रीजिंग point is decreases. When this freezing point is decreases, that's why the term is called depression in freezing point. तो depression का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। depression कहने का मतलब क्या होता है, decreasing temperature। कौन सा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यही तो बेटा समझना था आपको। इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, देखो यानी यहाँ से, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, depression in freezing point, so that depression in freezing point is what, ये ज़्यादा ये कम है, तो ज़्यादा माइनस कम करेंगे, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, T नॉट एफ माइनस TFS, T नॉट एफ माइनस TFS is equal to delta TF, and that delta TF is your depression in freezing point। अब देखो खुद देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन द डेली लाइफ। तो आपने पढ़ा होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये सब जो होते हैं वो क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इवेपोरेट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म, वो आपका इवेपोरेशन का होता है। अच्छा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस भी फ्यूजन और फ्यूजन दोनों कहलाता है। तो आप वहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो सॉल्वेंट से पहले सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, सॉरी मतलब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, 100 जूल ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके उतना ही ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा कि जो आइस आप बनाते हैं बिना सॉल्यूट का, वो आइस जल्दी मेल्ट होगा,
क्यों? उसकी लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कम होगा। लेकिन जिस आइस में आप थोड़ा सा सॉल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं उसका लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बढ़ जाता है या लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी मेल्टिंग की जो टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। क्लियर है ना? तो सिग्निफिकेंट यही है कि बर्फ हाइयर टेम्परेचर पे स्टेबल रहे, इसलिए उसमें हम क्या डिसॉल्व कर देते हैं? सॉल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, सो दिस इज योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की। किसकी बात करेंगे? एक्सप्रेशन पे। ठीक है ना? तो चलो एक्सप्रेशन भी समझ लेते हैं एक बार। एक्सप्रेशन क्या है आपका? ओके, तो एक्सप्रेशन क्या होता है ये देख लेते हैं यहाँ पर। ये था आपका क्या? वेपर प्रेशर। ओके, चलो मिटाए, चलो नहीं, एक बार लिख लेते हैं। तो क्या देखा हमने? हमने ये पाया व्हेन नॉन वोलेटाइल, if a non volatile solid solute dissolve in given amount of pure solvent, given amount of pure solvent, then vapor pressure of solution is decreases. Due to this freezing point, due to this freezing point of solution is decreases. That is termed as depression in freezing point. That is termed as depression in freezing point, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? depression in freezing point कहते हैं। And from the law we can say that depression in freezing point is directly proportional to the freezing point is directly proportional to the molality of the solution. इसलिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखो, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। इसलिए अब चलो, इस ग्राफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अब, तो यहाँ से कंटिन्यू बढ़ाते हैं इसको। नाउ डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। इसको हटा के के एफ ले सकते हैं। सो दैट डेल्टा टी एफ इस पर तो क्या हो जाएगा? के एफ इंटू मोलालिटी, जहाँ पर के एफ क्या है आपका? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, सॉरी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मोलैलिटी का वहाँ पर फॉर्मूला रखिएगा तो क्या मिलेगा आपको? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू weight of solute into 1000 by molar mass of solute into weight of solvent in gram. So this formula can be used, this formula can be used, this formula can be used. ठीक है ना? So these are the formula that can be used during numerical problem. Clear है ना? कोई confusion तो नहीं है ना आप सबको? ओके, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है ना? तो यार चलो ना, पढ़ना क्यों प्रॉब्लम ले रहे हो? ठीक है ना? एंजॉय सपोर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं लगने वाला आपका, है ना? और जो भी आपका डाउट है उसको चैट बॉक्स में डालें, राइट ना? और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपके डाउट है उसका सेशन अलग से बनाएं या फिर जैसे भी होगा, विल ट्राई टू रिसॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ओके, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिनको रिक्वायरमेंट है उनको बताएं। फ्री का चैनल है एंड 100% डेफिनेटली यू विल गेट द मोर मार्क्स। आई विल ऑलवेज फॉर यू। ओके, चलो फिर ठीक है। दूसरा, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या सिग्निफिकेंट है। ओके, तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है इसका ही, ऑस्मोसिस
एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, एंड बेसिकली ऑस्मोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल तो है ही, आप बायोकेमिकल प्रोसेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इट इज़ अ काइंड ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, अच्छा। बायोकेमिकल प्रोसेस के साथ साथ आप इसको एक्टिव प्रोसेस भी कर सकते हैं। दो टाइप का मोशन होता है, मैंने आपको बताया भी होगा। दो टाइप के मोशंस होते हैं, एक होते हैं एक्टिव मोशन, एक होते हैं पैसिव मोशन, राइट ना? या एक्टिव फ्लो या पैसिव फ्लो, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। एक्टिव फ्लो में एनर्जी खर्च होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, जबकि पैसिव फ्लो में एक्सपेंडिचर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो क्या कि अगर आपके पास कोई फ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म, जिसको फ्लैजिला होता है ना, अगर कोई फ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म है और वो अपने फ्लैजिला से किसी वुडन प्लैंक को मान लो पकड़ के रखता है और वाटर में वो स्विम करता है, तो वो अपनी एनर्जी तो खर्च नहीं कर रहा है, वुडन प्लैंक के थ्रू वो चल रहा है। लेकिन अगर मान लो वही फ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म उस वुडन प्लैंक को छोड़ करके अपने फ्लैजिला के थ्रू चलता है, तो एनर्जी किसकी खर्च होगी? खुद की। तो सेम चीज़ देखो, खुद के एनर्जी पर चले तो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो गया, इसलिए एक्टिव मोशन। विदाउट एनर्जी ऑफ विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी मोशन हो या फ्लो हो तो वो पैसिव मोशन कहलाता है। ऑस्मोसिस एक टाइप का क्या होता है? एक्टिव फ्लो है। कैसा फ्लो है? एक्टिव फ्लो है। एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, पोटेंशियल के रिक्वायरमेंट होती है, राइट ना? तो हम यहाँ पे समझेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ पोटेंशियल बी रिक्वायर्ड टू मूव अ पर्टिकुलर केमिकल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी? केमिकल मूवमेंट का। ओके, नाउ हम लोग समझते हैं। देखो, ऑस्मोसिस का मतलब समझ लेते हैं और यहीं पर आपको पोटेंशियल का मतलब भी समझ में आएगा। चलो देखते हैं। ओके, ऑस्मोसिस यानी एक्टिव मोशन। कैसा मोशन है आपका? वी कैन राइट एक्टिव फ्लो ऑफ केमिकल, एक्टिव फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम, थ्रू एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो आपका या सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो या आपका सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो या सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हो, ठीक है ना? दोनों के द्वारा किसका फ्लो होता है? एक्टिव फ्लो होता है। किसका? सॉल्वेंट का। ओके, अब समझते हैं। देखो यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर लेते हैं आपको कि जैसे मान लेते हैं क्या, इसको समझने के लिए मैंने बोला क्या कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक जैसे हमारे पास एक कंटेनर है एंड वी हैव 2 चैम्बर इन दिस सिंगल कंटेनर। 2 चैम्बर बना लेते हैं। तो चैम्बर का सेपरेशन हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से करते हैं। ये मान लो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वी हैव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और समझने के लिए मैंने बोला क्या, ये हमारा चैम्बर ए है और ये हमारा चैम्बर बी है, ठीक है ना? ओके, नाउ चैम्बर ए और चैम्बर बी में हमने 100 ml ऑफ वाटर लिया, इसमें भी 100 ml ऑफ वाटर। क्या है आपका? 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अब चैम्बर बी की बात कर लेते हैं। चैम्बर बी में भी 100 ml ऑफ वाटर है, यानी इन दिस 2 सिचुएशंस द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, the volume of water molecules, the mass of the water molecules all are constant। यानी 100 ml है तो कह सकते हो ना 100 ml of water। देखो मैंने क्या क्या बोला, number of water molecules in both chambers same। मैंने क्या बोला आपको? देखो volume of water molecules in both chamber is same, mass of the water molecules in both chamber is same, number of moles of water molecules are same। यानी मैंने सॉल्वेंट को कांस्टेंट बनाया। तो देखो अभी आपका सॉल्वेंट कांस्टेंट है। सॉल्वेंट कैसा है? सॉल्वेंट आपका कांस्टेंट है इन बोथ चैम्बर, बट हम यहाँ पर सॉल्यूट को वेरिएबल बना देते हैं। सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वेरिएबल बना रहे हैं। ओके, तो समझो कि हमने सॉल्यूट को वेरिएबल बना दिया। ओके, अच्छा, सॉल्यूट को वेरिएबल बनाया तो सॉल्यूट क्या है? यहाँ पर मान लो ना कि इसमें हमारे पास 10 ग्राम NaCl है और इसमें हमने बोला मान लेते हैं 25 ग्राम ऑफ NaCl। मतलब सॉल्यूट को वेरिएबल बनाया किसके रेस्पेक्ट में? अमाउंट के रेस्पेक्ट में। कि चैम्बर ए में हमने 10 ग्राम नमक डिसॉल्व किया, चैम्बर बी में हमने 25 ग्राम ऑफ नमक डिसॉल्व किया। अब दोनों सिचुएशंस में क्या होता है वो बातें करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर ए की बात इधर करेंगे, बी की बात उधर करेंगे, राइट ना? वी आर टॉकिंग अबाउट ए।
ए में क्या है देखो, 100 ml ऑफ वाटर के लिए कितना ग्राम नमक है, 10 ग्राम नमक है। तो व्हाट वी कैन से दैट, वी कैन से दैट 10 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 ml of water। इसलिए यहाँ से देखो 1 ग्राम ऑफ NaCl कितना हो सकता है, तो दैट 1 ग्राम ऑफ NaCl is equal to 100 ml divided by 10, so that is called 10 ml per gram। यानी इधर चैम्बर ए में देखो कितना है, 10 ml for 1 ग्राम, ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, कितना है 10 ml for 1 ग्राम। इधर देखो, इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है 25, ये चैम्बर बी है आपका। तो हमने क्या बोला यहाँ पर देखो, 25 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 100 ml of H2। इसलिए यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ NaCl के कितना हो गया, 100 by 25, that is called 4, so that is called 4 ml per gram। कितना है, that is 4 ml per gram। अब खुद देख लो बेटा, इस बार मैंने क्या कर दिया, पर ग्राम। तो पर ग्राम सोल्यूट के लिए चैम्बर बी में वाटर के मॉलिक्यूल्स 4 ml हैं, जबकि चैम्बर ए में पर ग्राम सोल्यूट के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है, 10 ml है। तो 1 ग्राम सोल्यूट में, इधर 1 ग्राम सोल्यूट में, ये सोल्यूट है मान लेना, ये सोल्यूट है। तो मैंने क्या बोला देखो, 1 ग्राम सोल्यूट के लिए इधर 10 ml वाटर है, 1 ग्राम सोल्यूट के लिए इधर 4 ml वाटर है, यानी इधर पानी ज़्यादा है, इधर पानी कम है। क्या बोला फिर से देखो, इधर वाटर ज़्यादा है पर ग्राम, इधर वाटर कम है। तो मैंने क्या बोला, इन चैम्बर ए वाटर पर ग्राम इज ग्रेटर देन वाटर पर ग्राम फ्रॉम चैम्बर बी, यानी वाटर इधर ज़्यादा है, इधर वाटर कम है। तो जिधर वाटर ज़्यादा है उधर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर वाटर का पोटेंशियल कम है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर कि हेयर वाटर पोटेंशियल को साई से डिनोट करते हैं, तो साई W इन A इज ग्रेटर देन साई W इन B। अब खुद देख लो, देखो इधर वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर वाटर का पोटेंशियल कम है। तो क्या होगा, दैट सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। समझ में आ गया ना कि सॉल्ट डालते ही हमने पोटेंशियल का डिफरेंस बना दिया। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, शायद मेमोरी इज रनिंग आउट। नहीं ठीक तो है, दिख रहा है सब जगह। ओके ना, तो मैंने क्या बोला देखो यहाँ पर कि इस सिचुएशंस में आपका क्या है देखो, वाटर पोटेंशियल इन चैम्बर ए इज ग्रेटर देन वाटर पोटेंशियल इन चैम्बर डी। मतलब इधर पानी का पोटेंशियल ज़्यादा है, इधर पानी का पोटेंशियल कम है। आप खुद देख लो ना, यानी मैंने क्या किया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट को डिफर कर दिया तो वाटर पोटेंशियल चेंज हो गया, और जैसे ही वाटर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा क्या चेंज हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो गया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सो दैट इज योर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। ठीक है ना, ओके, यानी इधर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अच्छा, अगर इधर वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम होगा, इधर कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिखते हैं, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। यानी ये लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये आपका हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। सो इन दैट सिचुएशन, in that situation water will move from lower concentrated solution to the higher concentrated solution, or the water will move from high water potential to the low water potential through semi permeable membrane or selective permeable membrane. Then this process is called osmosis. ठीक है ना, ओके गुड बेटा। अब देखो डेफिनेशंस मैं लिख देता हूँ, किसका, ऑस्मोसिस का डेफिनेशंस लिखता हूँ। ओके चलिए, ओके चलो ठीक है।
दहलीज पर कौन है? ओके चलो देखते हैं, यानी आगे इसका डेफिनेशन है ना, राइट। ऑस्मोसिस, तो मैंने क्या बोला, ऑस्मोसिस क्या था? द प्रोसेस ऑफ movement of, so the process of movement of solvent from higher water potential to the lower water potential or from lower concentrated solution to the higher concentrated solution through semi permeable or selective permeable membrane is termed as osmosis। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है ना। इसी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से हमारे शेल में, हमारे टिश्यूज़ में डिफरेंट जगह पर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से बेसिकली रूट ऑफ प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल टू ट्रांसपोर्ट टिल लीव्स अपेक्स ऑफ द प्लांट, राइट ना। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस अगर नहीं होता तो वाटर का मूवमेंट नहीं होता, राइट ना। तो वाटर के मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन इन द किडनी, ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स इनटू द किडनी, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन इन फ्रॉम किडनी टू आउट द नेफ्रॉन सेल्स, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता रहता है ना। तो हमारे बायोलॉजिकल ये ऑस्मोसिस जो है क्या है, एक टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस है। सो वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ बायोकेमिकल active process. What we can say that biochemical active process, ठीक है ना। एक और बायोकेमिकल एक्टिव प्रोसेस होता है एंड दैट इज बेसिकली योर डिफ्यूज़न, ठीक है ना। डिफ्यूज़न इसमें हालांकि नहीं पढ़ना आपको, 11th के फिजिक्स में पढ़ना है डिफ्यूज़न, है ना। तो डिफ्यूज़न की बात करते हैं तो डिफ्यूज़न एक क्या होता है, सिंपल प्रोसेस है where molecules move from higher concentration to the lower concentration without expenditure of energy, क्योंकि पहले ही वहाँ पर हाई पोटेंशियल है ना। जैसे आप स्प्रे परफ्यूम वगैरह क्या देखते हैं, परफ्यूम यहाँ पर स्प्रे करते हैं, उसका परफ्यूम का जो स्मेल होता है, फ्रेग्रेंस होता है, सब जगह जाता है ना। तो हाँ तुम डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा, ओके ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। तो ये सब सिचुएशंस हैं जिस कंडीशंस में हम क्या देखते हैं, मोशन होता है ना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर देख लेते हैं, कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके चलो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके ऐसे ही कुछ था ना। देखो फटाफट ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं। यही था ना, ये चैम्बर था, चैम्बर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था। तो मैंने क्या बोला, देखो कि वाटर इधर ज़्यादा था, ए इधर बी, समझो। ऐसा था कि वाटर इधर से मूव हो रहा था, यानी वाटर विल मूव फ्रॉम चैम्बर ए टू चैम्बर बी, चैम्बर ए टू चैम्बर बी। क्या पूरा वाटर मूव करेगा? नहीं, टिल इक्विलिब्रियम। तो सॉल्वेंट कहाँ तक मूव करेगा? टिल इक्विलिब्रियम। सो दैट सॉल्वेंट मूव टिल इक्विलिब्रियम टू मेंटेन that concentration is equal। क्या मेंटेन करेगा कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अच्छा अब एक चीज समझो, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाता है तो क्या होता है वो समझिए। उस सिचुएशंस में नो ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस नहीं होगा, वाटर मूव नहीं करेगा। अगर वाटर मूव नहीं करेगा तो क्या हम कह सकते हैं कि द प्रेशर इन चैम्बर बी इज इक्वल टू प्रेशर इन चैम्बर ए। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इन नो ऑस्मोसिस कंडीशन एट ऐसा कंडीशन माना था। ये अगर आपका C1 है, ये आपका C2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, इफ C1 इज इक्वल टू C2 देन नो ऑस्मोसिस, क्योंकि पोटेंशियल आपने क्रिएट नहीं किया तो नो ऑस्मोसिस होगा।
अगर नो ऑस्मोसिस है तो प्रेशर इन चैम्बर ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इन चैम्बर बी। सो प्रेशर इन चैम्बर ए इज इक्वल टू प्रेशर इन चैम्बर बी। इस सिचुएशंस में सॉल्वेंट कैन नॉट फ्लो, सॉल्वेंट कैन नॉट फ्लो। अच्छा, सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, इस सॉल्वेंट का फ्लो किस प्रोसेस से हो रहा है, ऑस्मोसिस से। तो इसके फ्लो को रोकने वाला जो प्रेशर होगा वो क्या लिखाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, द प्रेशर which prevent the pressure which prevent the flow of solvent during osmosis is termed as osmotic pressure। और osmotic pressure को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पाई, और इसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं, पाई के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं, पाई के द्वारा। ठीक है ना। ओके, अब इसका एक्सप्रेशन देखो क्या यहाँ से हम लाते हैं। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, चलो देखते हैं फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन व्हाट वी कैन राइट दैट TB इज इक्वल टू आपका क्या होता है, nRT। अगर इस वॉल्यूम को इधर भेज दो तो क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू N/V/RT। ये इक्वेशन 1 है। अब देखो आपका क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन है। सो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सोल्यूट है आपका यानी A, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी को कैपिटल M से लिखते हैं या C से, यहाँ पर C से लिखते हैं। अगर ये C हो जाएगा तो देखो यहाँ से C की जगह पर क्या लिख सकते हैं, और ये अगर आपका इक्वेशन 2 है तो क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, देखो यहाँ से दैट P इज इक्वल टू CRT। अब ये कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन कौन सा प्रेशर लगाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसलिए दैट P इज इक्वल टू पाई। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT, जहाँ पर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, R आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, T टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, C concentration of solution, R ideal solution constant। इसकी वैल्यू उतनी होती है जितने आइडियल गैस की होती है। T टेम्परेचर, ठीक है आपका टेम्परेचर। सो दीज आर द एब्रिविएशन दैट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स। ओके, सो थैंक यू, एंजॉय द लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्टे सेफ, स्टे होम, राइट। ओके, थैंक यू।